हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आप सब थंबनेल में देख पा रहे हैं कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीवाईक्यू। जी हाँ, 2023 में प्रोफेशनल इंग्लिश का जो विषय पूछा गया था, जिसमें जो प्रश्न पत्र आया था, उस पूरे प्रश्न पत्र का संपूर्ण हल आपके सामने हम लेकर आए हैं। जी हाँ, 2023 में प्रथम वर्ष फर्स्ट ईयर का जो पूरा क्वेश्चन पेपर आया हुआ है, उस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण हल, यानी सारे एमसीक्यूज का, सारे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, सारे 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स सारे क्वेश्चंस का पूरा पेपर भी देखेंगे हम, प्रश्न पत्र भी, साथ ही साथ उनके उत्तर कैसे लिखने हैं, सही उत्तर क्या थे, सब कुछ पूरा प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वीडियो देखकर आप प्रोफेशनल इंग्लिश की आधे से ज्यादा तैयारी इसी एक वीडियो से कर लोगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक देखना, स्किप मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं प्रोफेशनल इंग्लिश की। लेकिन उससे पहले मैं इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा भाई हमारे डीएलएड बीटीसी के कोर्स की। जी हाँ, एमपीडेड का हमने बीटीसी का जो कोर्स लॉन्च किया है, उस संपूर्ण कोर्स को आप परचेस कर सकते हैं। जी हाँ, उस संपूर्ण कोर्स को आप परचेस कर सकते हैं। सत्र 2023-24 के लिए प्रथम वर्ष का ये कोर्स है। यहां आपको पीवाईक्यूज, नोट्स, लाइव क्लासेस, वीडियो लेक्चर सब कुछ अवेलेबल हो जाता है हमारे ऐप पर। तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके कोर्स परचेस कर सकते हैं। नंबर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये हो गया इन्फॉर्मेशन कोर्स रिलेटेड। अब सीधा बढ़ते हैं हमारे प्रथम वर्ष के विषय के इस प्रश्न पत्र के सॉल्यूशन के ऊपर। लेकिन सॉल्यूशन पे जाने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट कि यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखें। बाकी वीडियो लेक्चर्स के प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, ठीक। तो यहां पर आप देख पाएंगे भाई, ये प्रश्न पत्र क्रमांक 806 होता है, मतलब यहां पर पेपर का कोड होता है, प्रश्न पत्र क्रमांक नहीं, पेपर का कोड होता है, ठीक है। तो यहां आप देखेंगे डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन जो है पूरा का पूरा यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है, पूरा आप देख पाएंगे, ठीक है। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन 2023 का ये प्रश्न पत्र है, प्रथम वर्ष प्रोफेशनल इंग्लिश। जी हाँ, फर्स्ट ईयर प्रोफेशनल इंग्लिश। और अगर इसके टाइमिंग की बात करें इस क्वेश्चन पेपर की, तो भाई इस पर 3 आवर्स यानी 3 आवर्स का टाइम मिलता है। ये जो प्रश्न पत्र है कुल 25 अंकों का होता है। जी हाँ, 25 मार्क्स का ही होता है और इसे पूरे टाइमिंग जो मिलती है 3 घंटे की ही मिलती है। यहां पर आप देखोगे इंस्ट्रक्शन लिए हुए, दिशा निर्देश जो सॉल्व करने होते हैं, जिस प्रकार से पेपर हल करना है। यहां पर दिखा है कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, यानी सभी जो प्रश्न है अनिवार्य हैं, उनके उत्तर लिखने ही है। मार्क्स आर अलॉटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, यानी हर प्रश्न के साइड में उसके नंबर भी दिए हुए हैं। फिर आंसर द क्वेश्चन इन ओर लैंग्वेज, यानी अपनी भाषा में लिखना है, रट के नहीं। किसी और किताब से रट कर आया और लिख दिए तो नंबर नहीं मिलेगा भाई। यहां क्या लिखा है? ओन लैंग्वेज। अब ओन लैंग्वेज बोला, इसका मतलब ये नहीं तुम्हारी भाषा मराठी है तो मराठी में लिख दोगे, तुम्हारी भाषा उर्दू है तो उर्दू में लिखाओगे। ओन लैंग्वेज का मतलब है ओन वर्ड्स में, अपने शब्दों में लिखना, ठीक है। जैसा आपने समझा है, कहीं से रट कर आओगे, किसी किताब से लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। क्लियरली यहां पर लिखा हुआ ध्यान में रखना, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं इस पूरे प्रश्न पत्र को, ध्यान से इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं, ठीक। तो यहां पर आप प्रश्न पत्र देख पाएंगे, तो यहां आपको ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे, ठीक है। अब इन एमसीक्यूज को भी हम हल कर लेंगे, इन एमसीक्यूज की भी बात मैं कर देता हूं यहां पर, ठीक है। अब मेरे ख्याल से आपको ये एमसीक्यूज विजिबल हो रहे होंगे, आप देख पा रहे हो एमसीक्यूज को। तो पहला है विच टाइप ऑफ ग्रामर इज नोन एज फॉर्मल ग्रामर, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, 5 एमसीक्यू यहां पर आते ही आते हैं, 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर आते हैं। तो पूछा है विच टाइप ऑफ ग्रामर इज नोन एज फॉर्मल ग्रामर। तो दी हाँ, जनरेटिव ग्रामर को ही क्या कहते हैं? फॉर्मल ग्रामर। फॉर्मल ग्रामर का दूसरा नाम है जनरेटिव ग्रामर। ये एमसीक्यू पूछा था 1 नंबर के लिए। फिर सिनोनिम ऑफ द वर्ड पार्डन, सिनोनिम मतलब होता है समानार्थी शब्द, ठीक है। सिनोनिम मतलब समानार्थी, पार्डन मतलब माफी, तो ये एक्सक्यूज मतलब तो बहाना होता है, ओवरलुक मतलब भाई ऊपर ऊपर से देखना, और फॉरगिव मतलब माफ करना। तो पार्डन और माफ करना, तो सही उत्तर क्या होगा हमारा? ए होगा, ठीक। अगला देखेंगे आप, तो अगला सवाल है अ वर्ड दैट इज यूज्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो सम रिलेशन इज कॉल्ड। नाउन और प्रोनाउन यानी संज्ञा सर्वनाम के पहले जो शब्द लगाते हैं, वो शब्द जो हमारा रहता है वो क्या रहता है हमारे लिए? वो प्रीपोजिशन, क्योंकि वो पोजीशन, स्थान बताता है ना, इसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? प्रीपोजिशन कहते हैं, ठीक। अगर आपको ये इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक्स, ये जो सिनोनिम्स, प्रीपोजिशन क्या होता है, ये सब जानना है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो डीएलएड का ग्रामर करके प्लेलिस्ट बनी है पूरी, डीएलएड ग्रामर करके, यानी ग्रामर के सभी वीडियोस जो होते हैं, सारे जो कॉन्सेप्ट है वो सब मैंने वहां पढ़ाया है। तो जाके उन वीडियोस को देख लेंगे तो आपका डीएलएड का ग्रामर पूरा क्लियर हो जाएगा, तब आप ऐसे एमसीक्यूज अपने मन से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक। उसके बाद हाउ मेनी वोकल साउंड्स आर देयर इन इंग्लिश, इंग्लिश में कितने वोकल साउंड्स हैं उसकी बात यहां की गई है, ठीक है। तो ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आपका होमवर्क है, कमेंट जरूर कीजिए कि इस सवाल का उत्तर कि हाउ मेनी वोकल साउंड्स आर देयर इंग्लिश, इंग्लिश में कितने वोकल साउंड्स होते हैं, इसका जवाब आप कमेंट कर दीजिए, ठीक। अगला सवाल है व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिसेप्टिव स्किल्स। रिसेप्टिव स्किल्स कौन से?
इन चारों में से कौन सा आपका रिसेप्टिव स्किल है? ठीक है, रिसेप्टिव का मतलब क्या होता है भाई? पहले सुनो, आप रिसीव करो, है ना, रिसीव करते हो। तो रीडिंग रिसीव नहीं करते, रीडिंग और राइटिंग अपने मन के अंदर से निकलता है। ठीक है, लिसनिंग एंड रीडिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग, यानी कौन सी यहां दो स्किल्स हैं जो पूरी तरह से रिसेप्टिव हैं। ठीक है, देखो लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनोगे तो रिसीव करोगे, पर स्पीकिंग में रिसीव नहीं है। ठीक है, स्पीकिंग और राइटिंग ये भी रिसीव नहीं है। लिसनिंग एंड रीडिंग, भाई देखो आप जब आप कान के अंदर कुछ आएगा तभी तो सुनोगे, तो ये आपने रिसीव किया। और जब आप रीड करते हो तो पहले आप देखते हो तो वो फोटो आंख में छपती तभी तो पढ़ते हो, है ना, अंदर आता है फिर उसको बोलते हो, रीड करते हो। तो ये जो है लिसनिंग एंड रीडिंग, यही आपका रिसेप्टिव स्किल्स है। ठीक, ये ध्यान में रखना। और इसके बारे में और डिटेल में जानना है बहुत सारी चीजें, तो मैंने और वीडियोस बना रखे हैं प्रोफेशनल इंग्लिश की, जाकर देखोगे पूरा समझ में आ जाएगा, प्लेलिस्ट चेक करना। तो अगला सवाल, यहां से अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू होते हैं, तो सारे ऑब्जेक्टिव थे, अब हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में यहां पर आप देखोगे सबसे पहला सवाल है, ये था 2 नंबर के लिए। ठीक, ये व्हाट इज स्कैनिंग, यहां पर 2 मार्क्स के लिए पूछा हुआ ये सवाल, है ना, 2 नंबर के लिए पूछा है। तो स्कैनिंग क्या होता है, व्हाट यू मीन बाय स्कैनिंग, तो इसी प्रश्न को हम हल करेंगे, स्कैनिंग क्या होता है। चलिए तो जानते हैं स्कैनिंग क्या है, देखते हैं इसका पूरा का पूरा हल देखेंगे हम, स्कैनिंग किसे कहते हैं। ये सवाल आया था 2023 का, ये 2023 का प्रश्न पत्र है हमारा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं स्कैनिंग क्या होता है, स्कैनिंग किसे कहते हैं। तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले बात, जब भी आप प्रश्न का उत्तर लिखोगे तो पहले आपको हेडिंग दे देनी है, जैसे मैंने यहां पर हेडिंग दी हुई है। ठीक है, मैंने यहां पर हेडिंग दी है ना कि स्कैनिंग क्या होता है, तो पहले हेडिंग दीजिए स्कैनिंग, क्योंकि आपको प्रश्न पूछा व्हाट इज स्कैनिंग 2 नंबर के लिए। और एक बात, अगर आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा भाई 2 मार्क्स, तो 2 मार्क्स के लिए आपको 30 वर्ड्स यानी 30 शब्द में लिखना होता है। 30 शब्द से बहुत ज्यादा नहीं, 30 शब्द से बहुत कम भी नहीं। ठीक है, वो 28 शब्द चल जाएंगे 30 शब्द का है तो, या 32-35 शब्द भी चल जाएंगे, लेकिन आप 50 शब्द में लिख रहे हैं या सिर्फ 20 शब्द में लिख रहे हैं तो नंबर कटेंगे, याद रखो। तो वर्ड लिमिट बहुत ध्यान में रखना पड़ता है। अगर वर्ड लिमिट ध्यान नहीं देते तो वर्ड लिमिट दिया क्यों जाता परीक्षा में, है ना, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पेपर बहुत लोग लिख कर आते हैं पर सबको नंबर नहीं मिलते, तो अच्छे नंबर चाहिए, तो इन सब बातों का ध्यान रखना। तो सवाल है स्कैनिंग क्या है, व्हाट इज स्कैनिंग। तो देखिए स्कैनिंग क्या है, यहां पर पूरा उत्तर मैंने यहां पर लिख दिया है और आप देखेंगे इसको हम समझेंगे। स्कैनिंग इज रीडिंग टेक्निक दैट वी यूज रैपिड मूवमेंट, स्कैन करना, स्कैन फट से हो जाता है ना, जैसे आप एक एक लाइन पढ़ोगे समय लगेगा, पर पूरे पेज को स्कैन करोगे फट से हो जाएगा। तो स्कैनिंग क्या है, इसमें आप फटाफट पढ़ते हो, ऊपर ऊपर से पढ़ते हो और रैपिड तेज से पढ़ते हो भाई, तेजी से, है ना। तो स्कैनिंग इज ए रीडिंग टेक्निक, स्कैनिंग क्या है, स्कैनिंग इज ए रीडिंग टेक्निक दैट यूज रैपिड आई मूवमेंट, फटाफट आंखों को ऐसे ऐसे करके पढ़ते हो ना, फटाफट फटाफट पढ़ते हैं, इसी को स्कैनिंग कहते हैं। आपने रोबोट पिक्चर देखी होगी, रोबोट मूवी में रोबोट कैसे ऐसे ऐसे मुंडी घुमाता है, फट से पूरा स्कैन हो जाता है, तो यही स्कैनिंग है। एंड कीवर्ड्स टू मूव क्विकली थ्रू टेक्स्ट फॉर स्लाइटली स्पेसिफिक पर्पस। अगर आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है तो आप जल्दी जल्दी नहीं पढ़ सकते, आपको लाइन बाय लाइन शब्द बाय शब्द पढ़ना है। लेकिन आपको अगर ज्यादा फटाफट जानकारी चाहिए, ऊपर ऊपर से जानकारी चाहिए, सिर्फ हेडिंग हेडिंग पढ़ना है, तब आप स्कैनिंग कर सकते हो। इसमें आपको डिटेल में पता नहीं चलता, बहुत सारी चीजें छूट जाती है ना। फिर स्कैनिंग इज रीडिंग रैपिडली इन ऑर्डर टू फाइंड स्पेसिफिक फैक्ट। तो इन शॉर्ट अगर स्कैनिंग की डेफिनेशन बोली जाए तो स्पैनिंग इज रीडिंग, स्कैनिंग जो है स्पैनिंग में कह दे रहा हूं लेकिन ध्यान रखना स्कैनिंग है। तो स्कैनिंग इज रीडिंग रैपिडली, रैपिडली मतलब तेजी से, तो स्कैनिंग इज रीडिंग रैपिडली यानी तेजी से पढ़ना, यही क्या है, स्कैनिंग है। इन ऑर्डर टू फाइंड स्पेसिफिक फैक्ट्स, कुछ खास जानकारी हासिल करने के लिए, इन ऑर्डर टू फाइंड स्पेसिफिक फैक्ट्स, यही क्या कहलाएगा, स्कैनिंग कहलाएगा। भाई कुछ खास जानकारी के लिए तेजी से पढ़ना, यही क्या कहलाता है, स्कैनिंग कहलाता है। ठीक, तो ये हमारा हो गया स्कैनिंग क्या है, 2 नंबर मिल जाएंगे। अगर ऐसा लिख दोगे 30 शब्द में तो भाई आपको 2 मार्क्स 2 नंबर तो मिल जाएंगे कंफर्म। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, हमारा जो अगला प्रश्न है उसकी बात करते हैं। ठीक, तो अगला प्रश्न भाई देखिए, अगला प्रश्न यहां पर मैं आपको डिटेल में पहले दिखा देता हूं जूम करके, उसके बाद फिर हम उसको पढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, देखो पहला अभी हमने जो सॉल्व किया था वो था व्हाट डू यू मीन बाय स्कैनिंग, 2 नंबर के लिए। अगला जो सवाल है, व्हाई ब्रेन स्टॉर्मिंग इज इसेंशियल टू अचीव प्रोफिशिएंट राइटिंग स्किल। ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी दिमाग की कसरत करवाना, दिमाग से मेहनत करवाना इतनी क्यों जरूरी है टू अचीव प्रोफिशिएंट राइटिंग स्किल। ठीक है, लिखने में, लिखन कौशल में अगर आपको एकदम पारंगत बनना है, एकदम बढ़िया से स्किल चाहिए, लिखने का एकदम अच्छा टेक्निक चाहिए, तो बच्चों को अगर लिखना अच्छे से सिखाना है तो उसके लिए पहले उनके दिमाग का ना एकदम मंथन करना पड़ता है, दिमाग की मेहनत कसरत करवानी पड़ती है। ऐसा क्यों जरूरी है, यही सवाल पूछा है। व्हाई ब्रेन स्टॉर्मिंग
इज इसेंशियल टू अचीव प्रोफिशिएंसी इन राइटिंग स्किल। अब मुझे बताओ ये दुनिया का कौन सा ऐसा मार्केट में जो किताबें रहती हैं 2020 सीरीज घूमती है, एक भी सीरीज में ये सवाल नहीं मिलेगा, एक भी सीरीज में क्वेश्चन होता ही नहीं है, याद रखिएगा, एक भी सीरीज में क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक, तो सीरीज से पढ़ के जाओ तो नंबर मिलेंगे नहीं, पास होने के चांसेस एकदम मिनिमम है। इसीलिए हम नोट्स प्रोवाइड करते हैं, यानी पूरा पीआईक्यू देखते हैं, कई सालों के क्वेश्चन पेपर उठते हैं, मार्केट से पूरा सिलेबस निकालते हैं और फिर छान छान के क्वेश्चन लिखते हैं और डिटेल में लिखते हैं, बढ़िया से लिखते हैं ताकि एग्जाम में लिखते ही वैसा नंबर मिल जाए। इसलिए हमने नोट्स बनाए हैं। तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स परचेस करो, क्योंकि भाई सीरीज खरीदने जाओगे तो ये सवाल मिलेगा ही नहीं, तो अब तो आपको आएगा ही नहीं, तो पूरा मेहनत बेकार। ठीक, तो ये सवाल हो गया। चलो इस सवाल का जवाब देखते हैं कि ब्रेन स्टॉर्मिंग क्यों जरूरी है भाई। ठीक है, व्हाई ब्रेन स्टॉर्मिंग इज नेसेसरी टू अचीव प्रोफिशिएंसी इन राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल में अगर आपको प्रोफिशिएंसी चाहिए, परंपरागत मतलब पारंगत, एकदम बढ़िया से पारंगत होना, एकदम निपुण होना है, तो आपको भाई क्यों चाहिए। ठीक, तो चलिए देखते हैं। सवाल है व्हाई ब्रेन स्टॉर्मिंग इज नेसेसरी टू अचीव प्रोफिशिएंसी इन राइटिंग स्किल। पहली बात, अब ये होता क्या ब्रेन स्टॉर्मिंग से, इट हेल्प्स राइटर्स टू जनरेट मोर आइडियाज बिफोर बिगिनिंग टू राइट अबाउट अ टॉपिक। अगर आप पहले से दिमाग की खूब कसरत करा दोगे तो जब हम लिखने बैठेंगे तो भाई हमारे पास पहले से कसरत हो गई, दिमाग की खूब जानकारी है, दिमाग एकदम तंदुरुस्त है, खूब सारा लिख सकता है। ठीक, दूसरा, इट हेल्प्स टू रिड्यूस राइटिंग एंजाइटी। लिखने में जो चिंता होती है, जो स्ट्रेस होता है कि लिखने बैठे खूब सोच रहे हैं, अरे भाई सोचने की जरूरत क्या है, आपने पहले कसरत की है, दिमाग में खूब सोचा है, फटफट लिखोगे। लेकिन आपने कुछ नहीं सोचा है, सीधा लिखने बैठ गए तो आपको समय लगेगा, लिखने में सोचना पड़ेगा, तो आपको तनाव होगा, एंजाइटी, चिंता होगी। ठीक, इट इनकरेजेस क्रिएटिव आइडियाज। इससे कई क्रिएटिव आइडियाज आते हैं, नए नए जो आइडियाज हमारे दिमाग में आ जाते हैं, नए नए प्रयोग के, ऐसे लिखना चाहिए, वैसे लिखना चाहिए, ये करेंगे वो करेंगे। ये तभी करोगे जब लिखने के लिए कोई डर नहीं रहेगा, और लिखने का डर तभी निकलेगा जब ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी दिमाग की कसरत करवा ली जाए। ठीक, तो यही सवाल पूछा था और हमने जवाब दिया 30 वर्ड्स, 30 शब्द में। ठीक, तो मेरे ख्याल से सवाल समझ में आ गया आपको। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो अगला सवाल होगा, अगला सवाल है भाई कि व्हाट आर द मेन कॉजेस ऑफ, ठीक है, स्लिप ऑफ टंग, थोड़ा सा जबान फिसल गई। तो सवाल क्या है, व्हाट आर द मेन कॉजेस ऑफ हैंडराइटिंग डिफेक्ट्स, राइट एनी 4 कॉजेस। ये भी है 2 मार्क्स के लिए, देख लो, है ना, 2 मार्क्स के लिए सवाल पूछा है कि हैंडराइटिंग डिफेक्ट यानी बैड हैंडराइटिंग, यानी खराब जो हैंडराइटिंग होती है, वो हैंडराइटिंग के 4 कारण बताओ कि क्यों खराब होती है, हैंडराइटिंग क्यों खराब होती है, ये हमारा सवाल है। ठीक, तो चलिए भाई उसके 4 कारण पढ़ लेते हैं कि क्यों हैंडराइटिंग खराब होती है। क्लियर है, चलो तो मैं आपको यहां बता देता हूं वो 4 कारण जिनकी वजह से हमारी हैंडराइटिंग खराब होती है। तो हेडिंग में आप देखेंगे 4 कॉजेस ऑफ हैंडराइटिंग डिफेक्ट। ठीक, हैंडराइटिंग के खराब होने के 4 मुख्य कारण। तो यहां पर आप देखोगे तो डायरेक्ट भाई मुंह उठा के सवाल नहीं लिखना है। ठीक है, सवाल का जवाब सीधा मत लिख देना, पहले सवाल को मैंने यहां पर देखो थ्योरी लिखी, द कॉजेस ऑफ बैड हैंडराइटिंग आर एज फॉलोज, ऐसी थ्योरी लिखी 2 मार्क्स के लिए। भाई अगर आता है तो थ्योरी तो आपको लिखनी है। देखो अब यहां मैंने 10 कारण बताए हैं, पर आपको तो परीक्षा में 2 ही नंबर के लिए लिखना है, यानी 30 शब्द के लिए, तो आप यहां से 4-5 उठा सकते हैं और लिख सकते हैं। पूरे 10 के 10 लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं 10 बता रहा हूं ताकि आपको कम से कम 4-5 भी याद रहे। ठीक, चलिए तो ऐसा हेडिंग लगाइए, द कॉजेस ऑफ बैड हैंडराइटिंग आर एज फॉलोज। पहले थ्योरी लिख दीजिए और लिखिए नंबर 1, यूज ऑफ बॉल पेन्स फ्रॉम द अर्ली स्टेज, यानी शुरुआत से ही, मतलब जब पेंसिल से लिखना था, इंक पेन से लिखना था, हाथ एकदम अच्छा से बढ़िया से राइटिंग बनाना था, उसके बाद आना था बॉल पेन पे, पर नहीं, शुरू से ही पेन से लिखने लग गए, तो ये हैंडराइटिंग डिफेक्ट होने का पहला कारण। यूज ऑफ बॉल पेन फ्रॉम अर्ली स्टेज, यानी शुरुआती दौर से, लिखने के शुरुआती दौर से ही बॉल पेन इस्तेमाल करना, पहला। दूसरा, पेपर प्लेस्ड इन द इनकरेक्ट पोजीशन, पेपर को जो आप रखते हो, जैसे आप लिखते हो, कुछ लोग ऐसा सीधा रख के लिखते हैं, कुछ ऐसा टेढ़ा रख के लिखते हैं, है ना, और कुछ लोग ऐसा करके लिखते हैं, तो ये गलत है। आप जिस पेपर पर लिख रहे हो उस पेपर का पोजीशन भी सही होना चाहिए, तभी हैंडराइटिंग भी सही आएगी। तीसरा, टू स्लो मूवमेंट ऑफ हैंड्स, अगर आपका बॉडी ठीक से काम नहीं करता है, अगर आपके हाथ उतने तेजी से नहीं चलते, अगर आपके हाथ धीरे धीरे घूमते हैं, तो इससे भी आपकी हैंडराइटिंग खराब होगी, क्योंकि दिमाग अक्षर को फटाफट बना रहा है लेकिन आपके हाथ उससे मैच नहीं कर पा रहे, तब हैंडराइटिंग खराब होती है। ये मेरे साथ भी होता है। ठीक है, जब मैं फास्ट लिखता हूं ना तो मेरी हैंडराइटिंग खराब हो जाती है, फिर मैं जब स्लो लिखता हूं तो अच्छा चलता है, क्योंकि दिमाग भी स्लो, हाथ तो मेरे ऑलरेडी स्लो चलते हैं और दिमाग भी स्लो सोच रहा है, तो फिर अच्छी राइटिंग आती है। लेकिन जैसे ही मेरा दिमाग फटाफट सोचना शुरू करता है, मेरा हाथ उतनी तेजी से नहीं लिख पाते, तो मेरी राइटिंग खराब हो जाती है। तो टू स्लो मूवमेंट ऑफ हैंड, हाथ अगर बहुत धीरे चलेंगे तो भी राइटिंग खराब होगी। पेन और पेंसिल हेल्ड इन फिंगर्स टू नियर द निब और पॉइंट, यानी ये जो निब है, ये पॉइंट है, अगर इसके एकदम पास में ऐसा पकड़ लोगे और फिर लिखोगे तो अच्छी राइटिंग नहीं आती, या बहुत ऐसा दूर भी पकड़ लोगे, ऐसा ऊपर से लिखोगे तो भी अच्छी राइटिंग नहीं आती। एक
करेक्ट प्लेस होता है, करेक्ट पोजीशन होती है, जहां पर पकड़ कर लिखने से अच्छी राइटिंग आती है। फिर बैड क्वालिटी ऑफ पेपर एंड इंक यूज्ड, खराब क्वालिटी का पेपर इस्तेमाल करोगे कि पीछे भी छप जा रहा, पेपर ऐसा है कि बस फट जा रहा है, बहुत पतला पेपर है, खराब क्वालिटी का है, या फिर आपका पेन में जो आप इंक यूज करते हैं, जो इंक पेन है आपका सस्ता वाला पेन है, खराब पेन है, उससे भी राइटिंग खराब होती है। बैड सिटिंग पोस्चर ऑफ राइटर, लिखने वाला व्यक्ति जो लेखक होता है अगर गलत पोस्चर में, गलत तरीके से बैठ जाए, गलत परिस्थिति में बैठ जाए तो भी राइटिंग खराब आती है। ठीक। पुअर हैंड राइटिंग ऑफ द टीचर, अगर टीचर की खुद की राइटिंग खराब है तो बच्चों को वो क्या ही अच्छा सिखा पाएगा ना, तो बच्चों की खुद की भी राइटिंग, बच्चे टीचर को ही फॉलो करेंगे तो बच्चों की भी राइटिंग खराब हो सकती है। फिर फिजिकल डिफेक्ट्स इन द स्टूडेंट्स, हो सकता है स्टूडेंट के अंदर कोई फिजिकल डिफेक्ट हो, उसका हाथ काम ना करता हो, उसकी 4 उंगली हो, या फिर उसकी 1 उंगली ठीक ढंग से काम नहीं करती हो, तो अगर कुछ फिजिकल डिफेक्ट होगा, शारीरिक बनावट में कोई डिफेक्ट होगा तो भी राइटिंग खराब हो सकती है। लैक ऑफ प्रैक्टिस इन राइटिंग, और लिखने की ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करना, ये भी एक कारण हो सकता है। लैक ऑफ फ्रीडम फॉर हैंड मूवमेंट, हाथों को एकदम फ्रीली तरीके से अच्छे से घुमा नहीं पाना है ना, तो ये इससे भी खराब होती है हैंडराइटिंग। तो ये सारे तरीके हैं जिनकी वजह से हैंडराइटिंग खराब होती है, ये सारे कॉजेस है, रीजन है, कारण है जिनकी वजह से हैंडराइटिंग खराब होती है। आई होप ये सवाल समझ गया आपको। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। मोहन इज एन इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास। देखो अब एक ग्रामेटिकल सवाल आया है, ग्रामर का सवाल है, ध्यान रखेंगे ना, व्याकरण का सवाल आया आपको, ग्रामर का। ठीक, सवाल है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस, ये जो सेंटेंस दिया वाक्य, मोहन इज एन इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास, इन दिस क्लास, है ना, इस वाक्य को आपको पॉजिटिव सेंटेंस, कंपैरेटिव सेंटेंस और सुपरलेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। अभी पूरी तरह से व्याकरण का सवाल है। मैंने पहले ही बताया कि भाई व्याकरण समझना है, ग्रामर समझना है डीएलएड का, तो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट से चेक करोगे तो वहां डीएलएड के ग्रामर का पूरा प्लेलिस्ट बना है, वहां पे प्लेलिस्ट आप देखोगे समझ जाएगा। ठीक, चलो तो अब मैं बताता हूं कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव कैसे बनाते हैं, उसको पढ़ते हैं। ये भी 2 नंबर के लिए पूछा था सवाल, कितने मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए। तो देखो अब यहां पर आप देखो, सबसे पहले सभी लोग, सवाल क्या है कि ये जो सेंटेंस दिया है, मोहन इज एन इंटेलिजेंट बॉय इन दिस क्लास, इसको हमें बनाना है पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव तीनों। तो सबसे पहली बात देखो, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, अपना नॉर्मल फॉर्म। फिर जब आप किसी से कंपेयर कहते हो, जैसे ही इज गुड बॉय, एक आदमी की बात की, पर मैं कहूं कि राम जो है श्याम से बेटर है, तो राम इज अच्छा है, अगर उससे अच्छा है, देखो राम अच्छा है, सही बात है, राम इज गुड बॉय, लेकिन मैंने बोला कि जो श्याम है वो राम से भी अच्छा है, मतलब राम इज बेटर देन श्याम, ऐसा लिख सकते हैं, श्याम इज बेटर देन राम। तो जब कभी कंपेयर करने के लिए आता है तो बेटर शब्द लगाते हैं, ईआर शब्द लगता है। ठीक है, जैसे टॉल, कोई उससे भी ज्यादा टॉल है तो टॉलर, कोई उससे भी ज्यादा टॉलर है तो टॉलेस्ट, है ना, सबसे टॉलेस्ट है। तो देखो एक व्यक्ति की कुछ बात हो रही है तो सिंगल वर्ड यूज करना, जैसे गुड, बैड, टॉल, ऐसा, फैट, थिन, ऐसा। लेकिन उससे भी कोई है तो भाई गुड का क्या, बेटर, टॉल का टॉलर, है ना, बैड का वर्स, और मान लो कोई थिन है तो थिनर, और मोटा है, फैट है तो फैटर, है ना, दूसरे कंपेयर करने के। जब कंपेयर करते हैं तो ईआर लगाते हैं, जैसे देखो यहां पर बताया मैंने। अब देखो कुछ शब्दों में ईआर लगाते हैं, बट कुछ में तो ऐसा होता है ईआर नहीं लगाते, मोर, मोस्ट ऐसा लगा देते हैं। जैसे ही इज ब्यूटीफुल गर्ल, सॉरी ही नहीं, शी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, ही तो लड़का हो जाएगा, तो शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ऐसा मैंने कहा। अब मुझे कंपेयर करना है कि शी इज मोर ब्यूटीफुल गर्ल, वो उससे ज्यादा खूबसूरत है, शी इज, और वो सबसे खूबसूरत है, तो शी इज मोस्ट ब्यूटीफुल, वो सबसे ज्यादा खूबसूरत है। ठीक है, शी इज ब्यूटीफुल, शी इज मोर ब्यूटीफुल, शी इज मोस्ट ब्यूटीफुल। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको आपको एक कंपैरेटिव या ऐसा सुपरलेटिव बनाने के लिए, ठीक है, सुपरलेटिव यानी सबसे अच्छा, कंपैरेटिव मतलब दूसरे से अच्छा, और पॉजिटिव मतलब वो खुद अच्छा। ठीक है, तो जैसे यहां सवाल दिया है मोहन इज एन इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट का इंटेलिजर, इंटेलिजेस्ट तो नहीं होगा, ब्यूटीफुल जैसा होगा। मोहन इज इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास, मोहन इज मोर इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास, मोहन इज मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास। ठीक है, तो ये एग्जांपल के साथ लिखना था। ये होता है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। अगर आपको डिटेल में नहीं समझ रहा है, इसके बारीकी से सिर्फ इस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, इसको डिग्रीज कहते हैं। ठीक है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते हैं ग्रामर के टॉपिक में, व्याकरण में डिग्री ऑफ कंपैरिजन जिसे कहा जाता है। तो ये डिटेल में इसके ऊपर वीडियो आ जाएगी, आप देख पाएंगे, या फिर डीएलएड ग्रामर की हमारी प्लेलिस्ट चेक करेंगे, वहां भी आपको मिल जाएगी। ठीक, तो इसको हम सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, इसका उत्तर कैसा होगा, मोहन इज क्या लिखेंगे हम, मोर इंटेलिजेंट बॉय, है ना, मोहन इज मोर इंटेलिजेंट बॉय इन दिस क्लास, ये हो गया। फिर दूसरा, भाई मोहन इज
मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, मोहन इज मोस्ट, मोर नहीं लिखेंगे आप, मोस्ट इंटेलिजेंट, मोहन इज मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास। ठीक, तो याद रखो बस ये फर्क मोर और मोस्ट का है। ठीक है, अगर किसी वर्ब के साथ, किसी चीज के साथ, क्वालिटी बताने वाली चीज के साथ ये मोर मोस्ट नहीं लगा ना तो पॉजिटिव है, मोर लग गया तो वो कंपेरेटिव है, और मोस्ट लग गया तो सुपरलेटिव है। इस प्रकार से बनाते हैं। तो ये हमारे उस सवाल का अर्थ हो गया और उस सवाल का उत्तर हो गया। ठीक, अब चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला हमारा क्वेश्चन है कि व्हाई इंग्लिश इज कंसिडर्ड एज इंटरनेशनल लैंग्वेज नाउअडेज। अगला हमारा 6वां नंबर का सवाल आया था, व्हाई इंग्लिश इज कंसिडर्ड एज इंटरनेशनल लैंग्वेज नाउअडेज। आजकल अंग्रेजी को जो है अंतरराष्ट्रीय भाषा क्यों कहा जाता है, अंतरराष्ट्रीय भाषा का दर्जा इसको क्यों मिला हुआ अंग्रेजी को। ठीक है, तो चलिए सवाल पढ़ते हैं। ये सवाल भी 2 नंबर के लिए आया था, देख लो यहाँ पर 2 मार्क्स के लिए। ठीक, तो चलो इस सवाल को देख लेते हैं, इस सवाल को भी हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलो तो व्हाई इंग्लिश इज कंसिडर्ड एज इंटरनेशनल लैंग्वेज नाउ ए डेज, दिखाई दे रहा है आपको सवाल क्लियर। अब इसके उत्तर को पढ़ते हैं, क्या उत्तर इसको लिखना चाहिए था, जो परीक्षा में आया था तो क्या लिखना चाहिए था। देखो कुछ इस प्रकार से, नंबर 1 पहली बात, अब इंग्लिश इज कंसिडर्ड एज इंटरनेशनल लैंग्वेज ऐसी हेडिंग दे दो, फिर लिखना स्टार्ट करो। हर बार नहीं बताऊंगा, ये खुद से आपको समझ जाना चाहिए, खुद से आपको आना चाहिए। देखो, इंग्लिश इज गेनिंग अप पॉपुलैरिटी ड्यू टू इट्स सिग्निफिकेंट एट द इंटरनेशनल लेवल। इंग्लिश जो है इस वक्त बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है क्योंकि उसके महत्व के कारण इंटरनेशनल लेवल पर, इसलिए बहुत जरूरी है इंग्लिश। दूसरा, इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट ऑफ स्टडी एंड इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हैज गिवन राइज टू नंबर ऑफ पब्लिक स्कूल्स। इंग्लिश जब से भाई सब्जेक्ट ऑफ स्टडी यानी पढ़ाई का एक विषय बना है, और दूसरा इसी माध्यम से पढ़ाई हो रही है, इंग्लिश मीडियम के स्कूल्स इतने बढ़ गए हैं, इसलिए इंग्लिश की वैल्यू बहुत बढ़ गई है। तीसरा, इंग्लिश इज बीइंग यूज्ड इन ऑफिसेस, आजकल अंग्रेजी का इस्तेमाल ऑफिसेस में हो रहा है, बिजनेस में हो रहा है, लाइब्रेरी में हो रहा है, कंप्यूटर एजुकेशन में हो रहा है, एंड इन स्कूल्स, स्कूल्स में भी, कॉलेजेस में भी, इन सब जगहों पर, बिजनेस में, कंप्यूटर में, सब जगह पर इंग्लिश का बहुत इस्तेमाल हो रहा है। तो ऑफ कोर्स इंग्लिश को इंटरनेशनल लैंग्वेज बोलेंगे, उसकी वैल्यू बड़ी रहेगी। फिर नेक्स्ट देखिए कि इंग्लिश इज सर्विंग नाउ नॉट ओनली ए विंडो टू आउटसाइड वर्ल्ड बट इज ए मीन्स टू कम्युनिकेशन विद मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब आप अमेरिका जाएंगे तो आप हिंदी, मराठी, तेलुगु, पंजाबी, कन्नड़, तमिल, मलयालम नहीं बोल सकते, उनको इंग्लिश ही समझती है। चाइना जाएंगे तो चाइनीज नहीं समझेगी, पर चाइनीज को क्या समझती है, इंग्लिश। ठीक, और चाइना अमेरिका जाए तो उनको चाइनीज नहीं समझेगी, बट उनको क्या समझती है, इंग्लिश। तो इंग्लिश एक कॉमन है, अगर आपको इंग्लिश भाषा आती है तो पूरी दुनिया में आप सर्वाइव कर पाओगे। ठीक, तो ये हम पूरी दुनिया से लिए हमारे लिए विंडो की तरह, खिड़की की तरह है कि यहां से हम पूरी दुनिया से संपर्क कर सकते हैं इस भाषा का इस्तेमाल करके। इंग्लिश इज द लैंग्वेज विच इज रिच इन लिटरेचर, ह्यूमनिस्टिक्स, साइंटिस्ट एंड टेक्निकल। अब इतने सारे पॉइंट बताए, पर आपने को तो 2 ही मार्क्स का लिखना है, तो ठीक है, ये ध्यान में रखना, इतने सारे पॉइंट्स की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। फिर भी आप इनमें से 2-3 पॉइंट लिख दोगे, 3-4 पॉइंट, 4 पॉइंट मैंने बताया, 5 बताएं, 5 में से आप 4 पॉइंट या 4 भी नहीं, 3 पॉइंट भी लिखे तो बहुत इनफ होता है। 2 मत लिखना, कम हो जाएगा, 3 लिखोगे तो बराबर, थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, चल जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। ठीक, तो ये समझ में आया कि इंग्लिश को इंटरनेशनल लैंग्वेज क्यों बोलते हैं आजकल, क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखो क्या है कि व्हाट आर द रीजंस ऑफ रिटार्डेशन इन मेकिंग द करेक्ट हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। व्हाट आर द रीजंस ऑफ रिटार्डेशन, रिटार्डेशन मतलब होता है कमी, गिरावट, इन मेकिंग द करेक्ट हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, है ना। इंग्लिश बोलने की सही आदत जो बच्चों में थी, हमारे लोगों में थी भारत के, वो दिन ब दिन कम क्यों होते जा रही है, उसमें गिरावट क्यों आ रही है, ये सवाल पूछा है। और ये सवाल भी पूछा है आपको भाई 2 नंबर के लिए, कितने नंबर के लिए पूछा है, 2 मार्क्स के लिए। ठीक, तो चलिए उसी हिसाब से लिखना है हमको उत्तर भी, तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ चाहिए ना, तो ये क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ भी हमने अपने पूरे ऐप में अपलोड कर दिया। हमारा जो ऐप है, जो भी कोर्स परचेस करता है उसको हमारा ऐप मिलता है, उस ऐप में पीवाईक्यूज अपलोड किए गए, वहां से आप देख पाओगे। नहीं तो इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम ग्रुप में भी दे देंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक है, वहां से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां भी पीडीएफ मिल सकती है। ठीक, चलो तो सवाल है, व्हाट आर द रीजंस ऑफ रिटार्डेशन इन मेकिंग द करेक्ट हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। इंग्लिश बोलने की जो सही आदत है वो लगे लोगों को, लेकिन लग नहीं रही है, दिन ब दिन कमी आ रही है, ऐसा क्यों, कारण क्या है। पहला देखो, वेरियस रीजंस आर देयर ऑफ बीइंग रिटार्डेशन इन द फैक्ट्स ऑफ मेकिंग द करेक्ट हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, है ना। बहुत सारे कारण है, पहले बता दो कि भाई ये जो इंग्लिश स्पीकिंग में, करेक्ट इंग्लिश स्पीकिंग में जो गिरावट, रिटार्डेशन आ रही है, इसके कई सारे कारण है, वेरियस रीजंस है। ठीक है, हम बात करते हैं उसमें से कुछ खास की। नंबर 1, इंपार्टिंग लेस अटेंशन ऑन वर्बल ट्रेनिंग, है ना। वर्बल ट्रेनिंग मतलब भाई जो इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करनी होती है, जो ट्रेनिंग होती है, वो उतनी खास हो नहीं रही है, उतनी ज्यादा हो नहीं रही है ना, इंग्लिश बोलने की जो ट्रेनिंग है वो हो नहीं रही है, तो ये दिक्कत का काम है। पहला कारण तो यही है। दूसरा, ये पहला कारण हो गया। दूसरा, इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन बाय टीचर्स, टीचर खुद भी ढंग से इंग्लिश बोलते नहीं है। हमारे यहाँ जो टीचर्स है वो खुद भी अंग्रेजी ढंग से बोल नहीं पाते हैं, वो खुद ही गलत
उच्चारण यानी गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, जिसके वजह से स्टूडेंट्स खुद भी गलत सीख रहा है, क्योंकि भाई टीचर जैसा प्रोनाउंस करेगा। जैसे अभी मैं आपको बात बता रहा हूं, जैसे हम लोग विटामिन बोलते हैं, बट एक्चुअल में विटामिन नहीं होता है, विटामिन होता है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं पोटेशियम, बट एक्चुअल में पोटेशियम नहीं हो, पोटेशियम है। हम बोलते हैं कैल्शियम, कैल्शियम नहीं है, कैल्शियम है। यानी बहुत सी इंग्लिश जो हम बोलते हैं ना, वो हमारे नॉर्मल भाषा में सबको लगता है वही सही है, बट एक्चुअल में वो गलत है, सही कुछ और है, क्योंकि हमारे टीचर्स ने भी वही बोला, हमने भी वही सीख लिया, तो हमको लगता है कि सब बोल रहे हैं तो भाई वो करेक्ट ही होगा, बट ऐसा नहीं है। तो इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन बाय टीचर्स और लेस अटेंशन टुवर्ड्स ट्रेनिंग, बोलने की ट्रेनिंग पे बहुत कम ध्यान देना, और टीचर्स भी गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं, इसलिए इंग्लिश स्पीकिंग में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक, ये हो गया। अब बढ़ते अगले सवाल की ओर। अब हमारे यहां से 4 नंबर के सवाल शुरू होंगे, 2 नंबर के सवाल खत्म। ठीक, 4 नंबर का सवाल। तो हमारे चौथा नंबर का सवाल पहले सुन लो भाई, ये पूरी तरह से ग्रामेटिकल है, लिखने वाला। सवाल क्या दिया है कि हमको नोटिस लिखना है, 4 नंबर का सवाल है भाई, ठीक है, ध्यान में रखना। कितने नंबर का सवाल है? 4 नंबर, देख लो, 4 मार्क्स का सवाल है, टोटल 4 मार्क्स का सवाल है। सवाल क्या कहता है, पहले हम सवाल पढ़ लेते हैं, ठीक है, चलो सवाल पढ़ लेते हैं। यू आर द हेड बॉय ऑफ योर कॉलेज, तुम तुम्हारे कॉलेज का हेड बॉय हो, ठीक है। अब ये सवाल जैसे बचपन में हम लिखते हैं ना कि राइट एन एप्लीकेशन, 3 दिन की छुट्टी का पत्र लिखिए, या फिर एक नोटिस लिखिए, सूचना लिखिए कि आपका पर्स गुम हो गया है, तो आपका पर्स किसी को भी मिले तो आपको पहुंचा दे, इन्फॉर्म करे, ऐसा नोटिस लिखिए। तो ये वहीं पर सिखाया जा रहा है। इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स अबाउट स्पेशल क्लासेस ऑफ कंप्यूटर्स इन समर हॉलीडेज। ठीक, आप हेड बॉय हो आपके कॉलेज के, और गर्मियों की छुट्टी में स्पेशल कंप्यूटर क्लास लगने वाली है आपके स्कूल में, कॉलेज में, ठीक है, कॉलेज में, ठीक है। और मास्टर ऑफ दिस क्लास विल बी रिनोवेड कंप्यूटर एक्सपर्ट महेश दास। और इस क्लास के जो टीचर, जो मास्टर रहेंगे, एक्सपर्ट व्यक्ति रहेंगे, वो कौन रहेंगे? मिस्टर महेश दास रहेंगे, जो पहले से कॉलेज में कंप्यूटर पढ़ाते हैं, बहुत फेमस टीचर, ठीक है। तो राइट ए नोटिस, सवाल यहां से शुरू हो रहा है, राइट ए नोटिस इन दिस रिगार्ड फॉर द कॉलेज नोटिस बोर्ड। कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगाना है कि भाई कि हमारे गर्मी की छुट्टियों में हमारे कॉलेज में कंप्यूटर की क्लास होगी, एक्स्ट्रा क्लास, और उस स्पेशल एक्स्ट्रा क्लास को जो भी स्टूडेंट अटेंड करना चाहता है कर सकता है। इस तरह का नोटिस बोर्ड पे चिपकाना है। आप नोटिस दिखा हुआ देखते हो ना, कई बार नोटिस बोर्ड पे कॉलेज के, स्कूल के लिखा रहता है, तो बिल्कुल वैसे ही नोटिस चिपकाना है आपको भी लिख के। तो आप कैसे लिखोगे, क्योंकि आपको हेड बॉय के रूप में लिखना है, एज ए हेड बॉय के रूप में, ठीक है। तो ये 4 नंबर का है। और इसके और में क्या सवाल दिया है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर लीव फॉर 6 डेज। अपने प्रिंसिपल को 6 दिन की छुट्टी का एक पत्र लिखिए, एप्लीकेशन, आवेदन पत्र। टू अटेंड द मैरिज ऑफ योर सिस्टर, आपकी सिस्टर की बहन की शादी है, उसके लिए प्रिंसिपल से 6 दिन की छुट्टी चाहिए, तो एक आवेदन पत्र लिखिए, ठीक है, एप्लीकेशन। और में तो इसको बाद में देखेंगे, पहले नोटिस पर आते हैं, नोटिस लिखते कैसे हैं। तो सबसे पहली बात भाई ध्यान में डाल लो, अपने दिमाग में डाल लो कि नोटिस हमेशा डब्बे में लिखा जाता है, बॉक्स में। ठीक, आप नोटिस देखते हो, जो नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगता है, कैसा रहता है वो नोटिस? भाई वो नोटिस आप देखोगे A4 साइज के पेपर पे ही रहता है ना, ऐसा छोटे से कागज में थोड़ी छाप कर चिपकाते हैं। तो नोटिस जो है भाई इस तरह से बॉक्स में लिखा जाता है। पहले तो एक बॉक्स बनाइएगा, ठीक है। और सबसे अच्छी बात बताऊं, बॉक्स कभी भी पूरा मत बनाइए, सिर्फ ऐसा बनाइए। मालूम है क्यों? मान लो आपको नोटिस बड़ा हो गया और आपने पहले ही बॉक्स बना रखा है, फिर मिटाना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए बॉक्स को पहले ऐसा लिख दो, ऐसा बना दो, फिर ऐसा लिखना स्टार्ट करो। और मान लो आपका यहां पर भर गया, मान लो और यहां जा रहा है, तो इसको और आगे खींच लेना, और नहीं तो फिर यहीं भर देना। तो इस प्रकार से पहले 3 तरफ से ऐसा बॉक्स बना लो। और सबसे बड़ी बात, ये एक हेडिंग देनी पड़ती है, नोटिस, NOTIC। जब भी आप नोटिस लिखो तो कैपिटल लेटर्स में, स्मॉल नहीं, पूरा कैपिटल बोल्ड लेटर्स में नोटिस ऐसा हेडिंग लिख दो, और उसको ऐसा अंडरलाइन भी चाहे तो सिंगल कर सकते हो। फिर नोटिस, जैसे अब नोटिस क्या था भाई, मैटर क्या दिया था कि कंप्यूटर क्लास लगने वाली है गर्मी की छुट्टियों में, ठीक है, सब बच्चों को इन्फॉर्म करना है, और जिसको भी क्लास ज्वाइन करनी है भाई ज्वाइन कर लो, ठीक, ऐसा लिखना है। कौन बता रहा है? हेड बॉय, यू आर ए हेड बॉय, आपको बताना है। तो नोटिस कैसा होता है? सब नोटिस का फॉर्मेट एक जैसा होता है। जैसे कि सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि हमारे कॉलेज में गर्मी की छुट्टी में क्या होगा भाई, कंप्यूटर क्लास लगेगी। तो ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट देयर विल बी स्पेशल क्लासेस ऑफ कंप्यूटर इन समर हॉलीडेज। वही तो मैंने कहा, जो हिंदी में आपको पता है ना, उसी को थोड़ा सा ट्रांसलेट करके लिखना है। अगर आपको लिखने नहीं भी आता है कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए अलग से ग्रामर की पूरी सीरीज में बनाऊंगा, पहले भी बनाकर रखिए, और प्लेलिस्ट बनाऊंगा, समझाऊंगा नोटिस कैसे लिखते हैं, एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखते हैं, सब समझाऊंगा, ठीक। लेकिन यहां पर देख लीजिए कि नोटिस अगर आया है कि भाई गर्मी की छुट्टी में स्पेशल क्लास लगने वाली है, तो वही तो बता रहे हैं, आप सभी को सूचित किया जाता है, सभी छात्रों को, ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट देयर विल बी स्पेशल क्लासेस ऑफ कंप्यूटर इन समर हॉलीडेज।
फिर क्लासेस विल बी टेकन बाय आवर कंप्यूटर एक्सपर्ट महेश दास। क्लासेस विल बी टेकन बाय हमारे एक्सपर्ट। क्लास कौन लेगा, बच्चों को पता तो चलना चाहिए, तभी तो बच्चे एडमिशन लेंगे, तो बच्चों को पता चलना चाहिए, भी नोटिस में लिख दिया। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन रजिस्टर देयर नेम। और जो छात्र भाई रुचि रखते हैं कि कंप्यूटर क्लास लगानी है छुट्टियों में, सब तो नहीं लगाते, तो जो लगता है कि हाँ छुट्टी में क्लास लगानी है वो अपना नाम दे सकते हैं। और नीचे लिखना पड़ता है हेड बॉय। प्रिंसिपल की तरफ से नोटिस आया तो प्रिंसिपल, क्लास मॉनिटर की तरफ से नोटिस आया तो क्लास मॉनिटर, इधर हेड बॉय और XYZ मतलब अपना नाम लिख लो। चाहे तो आप पेपर में भी XYZ लिख सकते हो या अपना नाम लिख सकते हो, ठीक है। हेड बॉय कौन है, किसको बनाना चाहते हो, खुद को भी बना सकते हो, किसी और को भी बना सकते हो, XYZ भी लिख सकते हो, मतलब कोई भी हो सकता है यहाँ पर। तो ये हो गया नोटिस लिखने का तरीका। इस पे मिलेंगे आपको 4 नंबर, ये नोटिस होना चाहिए, ठीक है। कम से कम इतना बड़ा तो लिखना ही, इससे ज्यादा लिखेंगे चलेगा पर इससे छोटा नहीं। तो ये नोटिस कैसे लिखते हैं, ये हो गया सवाल। फिर हमने और वाला सवाल क्या देखा था कि आपको पत्र लिखना है, सॉरी आवेदन पत्र लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है 6 दिन की छुट्टी का, है ना, अपने प्रिंसिपल को। तो आवेदन पत्र कैसे लिखते हैं डायरेक्टली यही सिखा देता हूं मैं सीधा। तो ऊपर सबसे पहले हेडिंग एप्लीकेशन कैसे लिखते थे हम, 3 दिन की छुट्टी का, स्कूल में हम सबने लिखा है, हम सबको आता है, फिर भी बता दे रहा हूं एक जनरल। टू किसके नाम पर लिख रहे हो, पहले वहां से शुरू होता है। हिंदी में इसको नहीं बोलते प्रति, तो टू द प्रिंसिपल, है ना, टू द प्रिंसिपल किसके लिख रहे हो भाई, प्रिंसिपल के लिए लिख रहे हो ना, प्रधानाचार्य के लिए लिख रहे हो, टू द प्रिंसिपल। अब आपके स्कूल का प्रिंसिपल होगा तो नाम लिख दो, जैसे मेरे स्कूल का नाम था लिटिल स्टेप स्कूल, तो मैं लिख दूंगा लिटिल स्टेप स्कूल, है ना, टू द प्रिंसिपल लिटिल स्टेप स्कूल बोरगांव। भाई जिस जगह का स्कूल है मैंने लिख दिया, मेरे स्कूल का नाम था, मेरे गांव का नाम, तो मैंने लिख दिया टू द प्रिंसिपल लिटिल स्टेप स्कूल बोरगांव। अब पत्र किस विषय में है वो भी लिखना पड़ता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखना पड़ता है ना भाई, सब्जेक्ट विषय। सब्जेक्ट क्या है कि 6 दिन की छुट्टी चाहिए। एन एप्लीकेशन फॉर, है ना, ये जो आवेदन पत्र है, ये एक आवेदन पत्र है, एन एप्लीकेशन फॉर 6 डेज लीव, 6 दिन की छुट्टी के लिए एक पत्र चाहिए, मतलब पत्र दे रहे, चाहिए नहीं भाई, पत्र दे रहे, 6 दिन की छुट्टी चाहिए ना भाई। जब आप पत्र लिखते हो तो किसके नाम पर लिख रहे हो, पहले वो लिखना पड़ता है, वो पहली स्टेप। फिर आपका मकसद क्या, क्यों लिख रहे हो, क्योंकि भाई जब पत्र पढ़ने आएगा कोई, आपका आवेदन पत्र पढ़ेगा, सबसे पहले देखेगा कि हाँ मेरे नाम पर लिखा है। दूसरा क्यों लिखा है, कारण क्या है, तो यहां लिखा है सब्जेक्ट एंड एप्लीकेशन फॉर 6 डेज लीव्स, यानी 6 दिन की छुट्टी के लिए एक आवेदन पत्र। फिर लिखना शुरू कीजिए, रिस्पेक्टेड सर। अभी आप दोस्त को नहीं लिख रहे, माय डियर प्रिंसिपल सर, अब डियर नहीं है, दोस्त नहीं है, प्रिंसिपल है, तो ये थोड़ा सा रिस्पेक्ट से अच्छे शब्द, रिस्पेक्टेड सर या मैडम जो भी आपके प्रिंसिपल हो, रिस्पेक्टेड सर, है ना। फिर आप नीचे लिख सकते हो पूरा, यहां पर जो आपको लिखना है, जैसे कि मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई वॉन्ट टू से दैट, मोस्ट रिस्पेक्टफुली यानी बहुत ही आदर से, विनम्रता से मैं कहना चाहता हूं, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई वॉन्ट टू से दैट, मैं कहना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू से दैट, ठीक है। यहां पर एकदम क्लियरली राइटिंग उतनी अच्छी नहीं आ रही है, दिख नहीं रहा है, लेकिन मैंने जो डीएलएड का कोर्स पढ़ा है उसमें पूरा दिया होगा, ठीक है, और इसको आप और अच्छे से लिख पाएंगे। आपने खुद भी देखा होगा पत्र कैसे लिखते हैं, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई वांट टू से दैट, मैं बहुत ही आदर के साथ मैं कहना चाहता हूं, देयर इज मैरिज ऑफ माय सिस्टर, देयर इज मैरिज ऑफ माय सिस्टर, है ना, ऐसा लिखिए। अब पूरा मैटर नहीं लिखूंगा, देयर इज मैरिज ऑफ माय सिस्टर, सो आई वांट टू अटेंड माय सिस्टर्स मैरिज। फिर आप नीचे लिख देना काइंडली ग्रांट मी, छुट्टी लिख देना, काइंडली ग्रांट मी 6 डेज लीव, कितने दिन की छुट्टी है वो लिख दो, काइंडली ग्रांट मी 6 डेज लीव, 6 दिन की छुट्टी चाहिए, ऐसा लिख दो। फिर नीचे में, सबसे नीचे में क्या लिखते हैं भाई, ऐसे थैंक यू, ऐसा लिखते हैं ना, थैंक यू या थैंक्स, ऐसा लिख सकते हैं, थैंक्स लिख दो। और इधर लास्ट में लिखना पड़ता है कोंटे में, योर ओबीडियंटली, आपका आज्ञाकारी। ये सब आप पत्र में पढ़े ना, हिंदी में जो पत्र तो पढ़े हो आप सबको आता है, योर ओबीडियंटली, आपका आज्ञाकारी, है ना, इसको आप लिख सकते हो, ठीक है, आपका आज्ञाकारी, योर ओबीडियंटली, ठीक। नीचे में अपना नाम जरूर लिखना, जो भी नाम हो आपका, XYZ, ठीक। और इस कोंटे में डेट लिख देना, बीच में रहता है थैंक्स, थैंक्स के नीचे एक लाइन छोड़ के योर ओबीडियंटली आपका नाम, और थैंक्स के एक नीचे छोड़ के यहाँ पर डेट रहती है, जैसे आज की तारीख है भाई 12, तो लिख दो 12 अप्रैल 2024, कुछ इस प्रकार से। हो गया क्लियर, तो इस तरह से पत्र लिखा जाता है। तो मैंने आपको पत्र लिखना भी सिखा दिया, ठीक है। अब अगला सवाल यहां पर लेते हैं। अगला सवाल है एक्सप्लेन इन ब्रीफ एक्सटेंसिव रीडिंग एंड राइट्स इट्स एनी 2 एम्स। ये द्वितीय वर्ष में भी आता है, प्रथम वर्ष में भी आता है। एक्सटेंसिव रीडिंग बताना है आपको, एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होती है, ब्रीफ मतलब थोड़ा शॉर्ट में ही, और राइट इट्स 2 एम, इसके 2 मकसद दिखने, ठीक है। तो चलो इस सवाल का भी जवाब देख लेते हैं। ये सवाल का जवाब 4 नंबर का है भाई, है ना, तो 2 नंबर तो एक्सटेंसिव इसके ऊपर रहेंगे, ठीक है, कि भाई एक्सटेंसिव रीडिंग का एम क्या होता है उसके ऊपर, व्हाट इज एक्सटेंसिव रीडिंग और उसका एम क्या है, ठीक है। तो भाई एक्सटेंसिव रीडिंग क्यों करते हैं, एक्सटेंसिव रीडिंग है क्या एक्चुअल में, ठीक है। तो देखो, जब आप क्या करते हो, ऊपर से पढ़ते हो और आपको पूरा नॉलेज नहीं लेना है, थोड़ा थोड़ा जानकारी चाहिए आपको, बहुत डिटेल में नॉलेज नहीं लेना आपको, तो फिर उस रीडिंग को हम एक्सटेंसिव रीडिंग बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव रीडिंग, ठीक है। अब ये क्यों करते हैं, टू अंडरस्टैंड द मीनिंग
as क्विकली एज पॉसिबल, अस नहीं एक्चुअल में ये भी एज होगा, एज क्विकली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अर्थ लेने के लिए। दूसरा, टू इंक्रीज पैसिव वोकैबुलरी, भाई हम जो शब्द बोलते हैं हमारे शब्दकोश उसको बढ़ाने के लिए। टू डेवलप ए टेस्ट ऑफ रीडिंग, रीडिंग में इंटरेस्ट आए, मजा आए, इसके लिए। फिर टू मेडिकेट ए हैबिट ऑफ रीडिंग फॉर प्लेजर एंड प्रॉफिट, उससे कुछ फायदा और मजा आए, इसके लिए भी। टू कॉन्सेंट्रेट अपॉन द सब्जेक्ट मैटर, और पर्टिकुलर मैटर के ऊपर, जैसे अखबार पढ़ते हैं तो कुछ लोग को देखना अखबार में आप हेडिंग पढ़ के एक एक लाइन पूरी घटना पढ़ते हैं डिटेल में, पर कुछ लोग सिर्फ हेडिंग पढ़ के अखबार बंद करके रख देते हैं, और कुछ लोग 2-2, 3-3 घंटे तक अखबार पढ़ रहे हैं, और कुछ लोग फट से पलटा 5-10 मिनट उनका पढ़ के हो जाता है। तो जो लोग बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं वो इंटेंसिव रीडिंग है, उसको एक एक चीज की घटना, एक एक की नॉलेज पता है। पर मैंने देखा कि ट्रक ने मारी साइकिल को टक्कर, ट्रक वाले की मौके पर मौत, है ना, इतना मैंने हेडिंग देखा, मुझे इतनी जानकारी मिली कि एक्सीडेंट हुआ है ट्रक और साइकिल का। वैसे ट्रक मारेगा तो ट्रक वाला नहीं मरेगा, साइकिल ही मरेगी, फनी जोक था, बट ऐसा घटना पढ़ूंगा तो इतना पता रहेगा। जो एक्सटेंसिव रीडिंग करेगा ऊपर के हेडलाइन पढ़ेगा, जो इंटेंसिव रीडिंग करेगा, घटना सुबह 5 बजे की है, ट्रक तेज रफ्तार में आ रहा था, साइकिल वाला भी अंधेरे में था, कोहरे के कारण कुछ दिखा नहीं, एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। पूरी सारी पंचनामा के पोस्टमार्टम हुआ है और छानबीन जारी है। तो इतना डिटेल में कब पढ़ा, जब मैंने इंटेंसिव किया, पर एक्सटेंसिव में डिटेल में नहीं पढ़ते। तो एक्सटेंसिव रीडिंग में क्या होता है, ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं, जैसे कि टू डेवलप साइलेंट रीडिंग स्पीड। अब इसके एम्स की बात कर ले, एम्स क्या है, ठीक है, हेडिंग लगा के लिखना एम्स। 2 सवाल पूछा था इसमें कि एक्सटेंसिव रीडिंग होती क्या है और एक्सटेंसिव रीडिंग के एम बताइए, तो हमने पहले देख लिया एक्सटेंसिव रीडिंग में करते क्या है, फिर एक्सटेंसिव रीडिंग क्यों करनी है, क्यों पढ़ना है, ये देख रहे हैं। पहला, टू डेवलप साइलेंट रीडिंग स्पीड, यानी कि भाई आपके अंदर शांति से पढ़ने की स्पीड में शांति से पढ़ सको, इसके लिए। दूसरा, टू इंप्रूव रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव स्किल, आपके अंदर पढ़ने की स्किल्स, और टू रीड फॉर प्लेजर, और मजा लेने के लिए पढ़ो, है ना, आनंद लेने के लिए पढ़ो। तो इस तरह के रीडिंग को हम एक्सटेंसिव रीडिंग कहते हैं, और यही एक्सटेंसिव रीडिंग का मकसद होता है, इसलिए पढ़ते हैं। ठीक हो गया, तो ये हो गया भाई उत्तर। ये सारे सवाल जो है ना मैं ऑलरेडी नोट्स में इंक्लूड किया है मैंने, ये जितना भी आपको सवाल दिख रहा है, एक भी ऐसे सवाल नहीं होंगे जो हमारे नोट्स में नहीं होंगे, नोट्स में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो भाई आप नोट जरूर परचेस करें। अगला सवाल है कि व्हाट आर द एम्स ऑफ टीचिंग रीडिंग। अगला सवाल आया था 4 नंबर के लिए कि जब हम रीडिंग टीच करते हैं, यानी पढ़ना जब सिखाते हैं, तो उसका मकसद क्या होता है, हम बच्चे को पढ़ना क्यों सिखाते हैं या किस मकसद से पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। तो देखिए, पहला, हम बच्चे को पढ़ना इसे सिखाते हैं ताकि वो लिखी हुई चीज को एक्यूरेटली ढंग से पढ़ पाए, ठीक है। टू रीड इंग्लिश एक्यूरेटली, इंग्लिश को बहुत सही तरीके से पढ़ पाए, इसलिए पढ़ना सिखाते हैं। दूसरा, टू रीड विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, सही उच्चारण सही प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ पाए। अगर मैं किसी को पढ़ना नहीं सिखाऊंगा तो मेरा वो स्टूडेंट कैसा पढ़ेगा, गलत प्रोनाउंसिएशन करेगा, गलत पढ़ेगा, यही नहीं करना है, ठीक। तीसरा, टू रीड विद फ्लुएंसी, फ्लुएंसी मतलब धारा प्रवाह तरीके से पढ़ना, बीच में अटकना नहीं है, तो बिना अटके लगातार धारा प्रवाह बोलना, फ्लुएंटली बोलना, इसी के लिए तो पढ़ाना सिखाते हैं। टू रीड विद फ्लुएंसी। टू रीड विद अंडरस्टैंडिंग, और पढ़ते पढ़ते ही चीज समझ जाना, यह भी होना चाहिए, इसके लिए पढ़ना सिखाते हैं। 5वां, टू इनेबल पीपल्स टू डेवलप टेस्ट फॉर लिटरेचर टू टेक प्लेजर इन रीडिंग, लोगों के अंदर एक ऐसी क्षमता, लोगों के अंदर ऐसी स्किल डेवलप करना कि बच्चा जो है लिटरेचर के प्रति, या लोग जो है लिटरेचर के प्रति टेस्ट आ जाए, यानी कि उनको बोरिंग ना लगे किताब पढ़ना, साहित्य पढ़ना, और उसमें मजा आए, इंटरेस्ट आए, ठीक। और टू इनेबल पीपल्स टू यूज आइडियाज गेन फ्रॉम रीडिंग इन वेरियस फील्ड्स इन लाइफ, और पढ़ने के बाद उस पढ़ी हुई जानकारी का इस्तेमाल अपने जिंदगी के अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग पहलू में कर सके, इसलिए हम पढ़ना सिखाते हैं। तो पढ़ लिख के इन सब फायदों को कमा सकते हैं, इसलिए पढ़ना सिखाते हैं टीचर्स। दैट्स व्हाई वी टीच रीडिंग, दिस इज द एम्स ऑफ टीचिंग रीडिंग, यानी पढ़ाने का मकसद हमारा ये होता है, हम पढ़ना आपको इसलिए सिखाते हैं हम टीचर, क्योंकि भाई आप ये सब कर सको। क्लियर। तो यहां पर हो गया भाई आपका क्वेश्चन पेपर सॉल्व, यानी पूरे प्रश्न पत्र का मैंने हल बता दिया A to Z, जितने भी सवाल आए थे पूरे 9 के 9 सवाल आए थे भाई, और में भी ढेर सारे थे, ठीक। तो यहां से मैंने पूरा का पूरा आपको हल बता दिया, है ना, पूरा का पूरा हमारा भाई पूरा संपूर्ण हल हो गया ये पूरी तरह से, ठीक। प्रोफेंशियन इंग्लिश प्रथम वर्ष का ये जो क्वेश्चन पेपर है वो मैंने आपके सामने पूरा रख दिया। इस क्वेश्चन पेपर का भाई पूरा संपूर्ण हल आपके सामने लाया, ठीक। प्रथम वर्ष का सारे क्वेश्चंस किए, ऑब्जेक्टिव जो आए थे वो भी किए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, पसंद आया हो, फायदेमंद है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, जितना हो सके पहुंचा दीजिए, क्योंकि कितने लोग परेशान होंगे डेट की तैयारी के लिए। आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप होगा, कॉलेज का एजेंट लोगों ने जो ग्रुप बनाया होगा, वहां शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। साथ ही साथ भाई आप हमारा प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आपको सारे वीडियोस, डीएलएड ग्रामर की वीडियोस, बाकी सब कुछ मिल जाएंगे। ओके, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और बताना चाहूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो टेलीग्राम का लिंक है, वो ज्वाइन कर लेना। हमारा इंस्टाग्राम का लिंक है, इंस्टाग्राम ज्वाइन
ज्वाइन कर लेना, इंस्टाग्राम पे हमारे पेज को फॉलो करें, वहां भी नोटिफिकेशन वगैरह मिलती रहती है, आपको न्यूज मिलती रहती है, पोस्ट मिलती रहती है, तो वहां भी हमें जरूर फॉलो करें इंस्टाग्राम पे। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।